Sir, please tell us about coronavirus family and how many viruses are there in this family and why they are named so, coronavirus. You know what is a virus, first of all? A little bit, sir. Okay. A virus is a small bit of genetic material. It is mostly RNA, sometimes it could be DNA, but it is a small piece of genetic material which is not normally contained within a nucleus. अब न्यूक्लियस के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल होता है तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, आप जानते हैं। उसके अंदर, सेल के अंदर एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस तरह बहुत कुछ होता है जो उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसके रिप्रोडक्शन के लिए रास्ते बनाते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड नहीं है और जो जेनेटिक मटेरियल एनकोड कर सकता है इन द फ्यूचर फॉर एनी लिविंग क्रीचर, उस तरह के पीस ऑफ मीनिंगफुल जेनेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अ वायरस। अब ये वायरसेस अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शन के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। अब ये कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं, कोरोना एक वेस्टर्न टर्म है। इट इज अ ग्रीक टर्म विच मीन्स क्राउन। क्राउन, ताज जो पहनते हैं, मुकुट, उसको कोरोना कहते हैं। या फिर आप सन के कोरोना के बारे में सुने होंगे, जो सन के आउटर मोस्ट लेयर से जो रेज निकलती हैं, जो किरणें, रश्मियां, या फिर उसके बाद जो निकलता है वहां से सूरज के आउटर लेयर से, उनको भी हम कोरोना कहते हैं। तो उसी तरह से कुछ वायरसेस शेपलेस होती हैं, कुछ स्फेरिकल होती हैं, या फिर कुछ लंबे होते हैं, स्पाइरल होते हैं। कुछ जेनेटिक मटेरियल, कुछ वायरसेस जो स्फेरिकल शेप में होती हैं और जिनमें से प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं ताकि वो एक क्राउन की तरह लगे। इंग्लैंड की आप रानी की क्राउन देखे होंगे तो उसमें ऐसे प्रोजेक्शंस इस तरह के निकले होंगे, ऊपर ये हीरे वगैरह लगे होंगे उसमें। तो उस तरह के जो प्रोजेक्शंस पूरे अपने चारों तरफ से जो निकालता है, उस तरह के वायरसेस, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं, इनको कोरोना वायरस कहते हैं। और आजकल एक कोरोना वायरस का बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, जिसका ऑफिशियल नाम है सार्स CoV-2। तो उसी के वजह से ये कोविड नाम की बीमारी फैली हुई है पूरे दुनिया में और देश में। कोरोना वायरस फैमिली के बारे में सर कुछ बताएं कि इसमें और कौन कौन से वायरस हैं। हाँ, आप कोरोना वायरस फैमिली के बारे में पूछे थे। कोरोना वायरस फैमिली, जैसे मैंने कहा कोरोना वायरस क्या है, उसी तरह के अंदर का जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होगा, लेकिन जिस शेल के अंदर ये कंटेन्ड है उसका शेप कोरोना के ही शेप में अगर होता है तो वो कोरोना वायरस फैमिली में माना जाता है। जैसे सार्स एक बहुत खतरनाक बीमारी, एक 6-7-8 साल पहले हम लोग इसके बारे में सुने थे, वो भी इसी कोरोना वायरस फैमिली की है। एक मर्स, MERS, ये वायरस है, ये भी कोरोना वायरस फैमिली की ही है। नॉर्मली ये कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि दूसरे ऑर्गन्स को अटैक नहीं करते हैं, ये कर सकते हैं। अभी हम सुनते हैं कभी इंटेस्टाइन्स को भी अटैक करते हैं, या कभी ब्रेन को भी ये अटैक कर जाते हैं, कहीं भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एन ऑर्डिनरी टिपिकल कोरोना वायरस विल अटैक द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो दिस इज अबाउट द जनरल फैमिली ऑफ कोरोना वायरस। अच्छा सर, आपने कोरोना वायरस फैमिली की बात की। अब
ये जो अभी नोवेल कोरोना वायरस आया है, जो SARS-CoV-2 जिसे हम बोल रहे हैं, इसकी उत्पत्ति को लेकर भी बहुत सी गलतफहमियां, बहुत सी भ्रांतियां हैं। तो जो वैज्ञानिक प्रमाण है वो किस तरफ संकेत करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में कुछ अगर बताएं। अच्छा, विज्ञान एविडेंस को लेके चलता है। अब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते होंगे टीवी में या फिर न्यूज़ सोशल मीडिया में हो या अखबारों में हो या नेताओं के बयान हो, बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती हैं कि ये वहाँ से आया, यहाँ से आया। लेकिन हम लोग साइंटिस्ट हैं, साइंस कम्युनिकेटर्स हैं, विदाउट एविडेंस हम किसी बात को नहीं मानेंगे। ये माना जा रहा है, जो कहा गया है अभी तक, इसकी शुरुआत हुई चाइना से। चाइना में एक जगह है वुहान। वुहान में एक बहुत बड़ा वेट मार्केट है। वेट मार्केट वो मार्केट है जैसे बूचड़ खाने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मीट ही बेचा जाता है वहाँ पे, लाइव एनिमल्स भी बेचे जाते हैं। ये चाइना में और साउथ एशिया में इसकी प्रथा बहुत ज़्यादा है। जिंदा मछलियाँ, ये चमगादड़ और पैंगोलिन जिसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जिंदा भी बेचे जाते हैं। और आप जो भी आपको जानवर चाहिए आप सेलेक्ट कीजिए, उसको स्लॉटर कर दिया जाएगा और आपको दिया जाएगा, आप उसको ले जाके खा सकते हैं। तो ऐसे मार्केट्स जो साउथ एशिया में पाए जाते हैं बहुत सारी जगहों में, इनको वेट मार्केट्स कहते हैं। इसमें सी फूड भी काफ़ी हद तक बेचा जाता है, मछलियाँ और समुद्र जीवी अन्य तरह के, ये भी बेचा जाता है। तो कहा यह जा रहा है चाइना द्वारा कि वुहान के वेट मार्केट में कहीं ना कहीं से ये वायरस कोई जानवर से निकलकर इंसान के अंदर आया, क्योंकि वहाँ पे इंसान भी घूमते रहते हैं, जानवर खरीदते हैं, गोश्त खरीदते हैं, उसमें कहीं हो सकता है एक वायरस जो किसी जानवर में पाया जाता है उससे निकलकर इंसान में आया। तो ये पता चलने पर तुरंत ही अब ये पाया गया करीब करीब चाइना में 41 लोगों में ये बीमारी देखी गई और उनमें से 26 के आसपास लोग उस वेट मार्केट के साथ संबंधित थे। तो यही माना गया कि नॉर्मली ये कोरोना वायरस जूनोटिक होते हैं। मैं बार बार ये जूनोटिक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। जूनोटिक क्या है मैं बाद में विस्तार से समझाऊंगा। तो यही माना गया कि उस वेट मार्केट में किसी जानवर से पहली बार ये वायरस निकल के इंसान के अंदर आया और ये बीमारी फैलाने लगा। और भी बहुत सारी थियरीज हैं, लोग कहते हैं वहाँ से आया, यहाँ से आया, लेकिन जब तक हमारे पास कोई एविडेंस ना हो हम इन चीज़ों को मान नहीं सकते हैं। तो इसके पीछे के सर एविडेंस जो है वो ये बता रहे हैं कि ये जानवरों से इंसानों तक आया। जी। तो मतलब उसमें कौन कौन से जानवर हैं या इंसानों तक कैसे आया, उसके प्रमाण क्या हैं, एविडेंस क्या हैं, जीनोम सीक्वेंस वगैरह या जो भी जिसके आधार पे हम ये कह सकें कि ये इन जानवरों से होते हुए इंसान तक आया, इसका आधार क्या है? और क्या किसी वायरस को लैब में इंसान क्रिएट कर सकता है? मतलब टेक्निकली ये पॉसिबल है? देखिए, टेक्निकली ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कहा पहले ही कि वायरस इज अ स्ट्रे जेनेटिक मटेरियल। अब ये तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लोग कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक ये वायरस वायबल रहेगा, ये अगर नेचुरल सिलेक्शन द्वारा थ्रू नेचर आए तो वो ज़्यादा वायबल रहता है, यानी कि वो चल सकता है बहुत दिन तक। और लैब में मैं रैंडमली कुछ बना दूँ, बना तो सकता हूँ, वो
कितना कार्य करेगा, वो वायरस का काम करेगा या फिर कैसे रहेगा, ये हम कह नहीं सकते। ये इससे पहले मैं जूनोटिक डिजीजेस के बारे में कुछ कह रहा था। जूनोटिक, जू मतलब जानवर, नोसस मतलब द्वारा, नजदीक से, जूनोटिक मतलब जानवरों द्वारा हमारे पास आना। हमारी अपनी बहुत बीमारियां हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरह की बीमारियां हमारी अपनी हैं, ये किसी जानवर से। या फिर आप इन्फेक्शियस डिजीजेस को ही ले लें, तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस दे आर पेक्यूलियर टू ह्यूमन बीइंग्स, जो कुत्तों में नहीं होते, जो गाय में नहीं, या फिर जैसे स्मॉल पॉक्स, इट इज पेक्यूलियर टू ह्यूमन बीइंग्स। There are several viral diseases, several bacterial diseases which are special to human beings. अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जानवरों में बहुत आम है। कुत्तों की कुछ बीमारी होगी जो इंसान में नहीं आमतौर पे होता है, या फिर चमगादड़ बहुत ही एक अहम वेक्टर है। वेक्टर मतलब जो बीमारी को यहां से वहां पहुंचाता है, सिंपल लैंग्वेज में फैलाने वाला। या फिर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, सूअर हैं, ये सब जानवर हमारे नजदीक आसपास जो रहते हैं। नॉर्मली शेर में जो बीमारी होती है, या फिर उस तरह के जो जानवर जिसको हम बहुत कम ही जिनके नजदीक जाते हैं, वो जूनोटिक बीमारियां हम तक नहीं पहुंचा सकती। पहुंचाती हम तक तो वो जानवर हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं। इस संदर्भ में मैं एक और भी बात कहना चाहूंगा कि बहुत साल पहले इंसान जब छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और कृषि नहीं होती थी, एग्रीकल्चर का कोई रास्ता नहीं था, कोई जानवर मारते थे, उसको खाते थे, या फिर जो फल मिला, जो कुछ भी मिला उस जगह उसको लेके खा लिए और फिर आगे चल दिए। इनको नोमैडिक कहा करते थे। तो ये नोमैड्स जो हैं एक जगह जाके कुछ दिन तक वहां बसते थे। जब बसते थे उनके साथ जो जानवर थे, वो जो कुत्ते पालते थे या जो भी जानवर वो पालते थे, उनको लेके चलते थे। लेकिन कहीं भी ये इंसान जो 30-40 हजार साल पहले के थे, ये कहीं भी एक जगह रुकते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कहीं रुक गए और उसके बाद अपना मतलब घर बनाए, जो भी बनाए, गुफाओं में रहने लगे। ये नहीं होता था। ये नहीं होने की वजह से क्या था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट्स, या उनके साथ जो डोमेस्टिक एनिमल्स चलते थे, उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब एक्यूमुलेट नहीं होते थे उस जगह। एक्यूमुलेट नहीं होने की वजह से उन चीजों को खाने वाले जानवर, जैसे गिद्ध होते हैं, अगर कोई जानवर मर गया तो उसको खाने के लिए गिद्ध आ जाते हैं। जब गिद्ध आके उनको खाते हैं तो गिद्ध के अंदर कोई ऐसा वायरस है जिससे मानव शरीर परिचित ना हो, तो वो कुछ करके अगर इंसान में आ जाए, या कई चमगादड़ लटके रहते हैं कई गुफाओं के अंदर, गुफाओं के अंदर इंसान गया रात में सोने के लिए, तब चमगादड़ आया, रात में निकल के उड़ने लगे, तो उनके अंदर का वायरस कभी इंसान में आ गया। तो ये वायरस चमगादड़ के अंदर या गिद्ध के अंदर या कोई भी इस तरह के जानवर के अंदर जिसके साथ बहुत क्लोज संपर्क इंसानों का नहीं रहा है, उनके अंदर ये वायरस थे, और उस वायरस के जेनेटिक मेकअप के साथ उन जानवर भी परिचित थे। तो ऐसा था, कोई सीरियस बीमारी उन जानवरों को नहीं होती थी। चमगादड़ हो या गिद्ध हो, उनको कोई सीरियस बीमारी उन वायरस से नहीं होती थी। अब ये जब मनुष्य के संपर्क में आए, मनुष्य एक जगह रुकने लगा, कृषि करने लगा,
जानवर पालने लगा और 10 साल 20 साल हजारों साल एक ही जगह रुक कर तो एक गांव बन गया, एक शहर बन गया, तो अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह की पक्षियां उसके संपर्क में आने लगी और उनके अंदर उनके जेनेटिक मेकअप के साथ परिचित जो वायरसेस थी या बैक्टीरियाज थी वो धीरे धीरे इंसान के अंदर आने लगी। ये हुआ जूनोसिस, जो जानवरों से इंसान के अंदर आया। तो हुआ क्या, ये जेनेटिक मटेरियल जो उस वायरस का है वो इंसान के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ परिचित नहीं होने की वजह से जो इंसान का इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके उस वायरस को मारने की कोशिश करेगा या उसको भगाने की कोशिश करेगा, तो वो एक बीमारी के रूप में बदल जाता है और इस लड़ाई में इंसान मर भी जाते हैं। ये है जूनोसिस। सर आपने बताया कि ये वाइल्ड एनिमल से ये वायरस इंसानों में आया, तो कुछ विशेष एनिमल्स हैं जिनसे ये इंसानों में आया, इस पे विज्ञान क्या कहता है या जो वैज्ञानिक शोध हुए हैं वो क्या बताते हैं? अब उतना तो अभी तक तहकीकात नहीं हुई चाइना में, क्योंकि ये अचानक हुआ 2-3 महीने पहले और पूरी दुनिया में फैल गया। लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं और इसके लिए न दवाई है न वैक्सीन है। तो कोई इतना ज़्यादा ये शोध अभी तक नहीं कर पाया कि किस पर्टिकुलर जानवर से ये इंसानों में आया है। लेकिन चाइना के जो वैज्ञानिक हैं वो ये बात तो कह ही रहे हैं कि या फिर ये सी फूड से आया या फिर ये चमगादड़ से आया। लेकिन एक साइंटिस्ट ये भी क्लेम कर रहा है कि चमगादड़ से पैंगोलिन को हुआ और किसी ने पैंगोलिन को खाया और उससे इंसान को आया। ये क्लेम्स हैं, ये अभी तक वेरीफाइड नहीं है और जब तक ये बीमारी एक तरीके से कंट्रोल में आ जाती है, वैक्सीन या दवाई बन जाती है इसकी, उसके बाद हो सकता है हम इसके बारे में दीर्घ में शोध करें। सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस वायरस के बहुत से स्ट्रेन हैं और ये वायरस जो है म्यूटेट हो रहा है, तो इस म्यूटेशन का क्या अर्थ है? वायरस में कोई बदलाव हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? अच्छा, आपने कहा म्यूटेशन। म्यूटेशन एक नया शब्द होगा, इसका अंग्रेजी अर्थ है बदलना। हम सब बदलते हैं। हम कैसे बदलते हैं? वैसे एज अ ह्यूमन बीइंग जिस दिन मैं पैदा हुआ, जब मैं बच्चा था तब मेरा बिहेवियर अलग था, बड़ा हो गया मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, बूढ़ा हो गया मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। ये एक तरह का म्यूटेशन है, लेकिन इसे साइंस में म्यूटेशन नहीं कहते। म्यूटेशन वो है, मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। ये डीएनए का एक मॉडल है, आप देखेंगे तो ये दो यहाँ पे स्ट्रैंड्स देख रहे हैं आप, और उसके बीच में सीढ़ियों की तरह आप स्टेप्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे आप देख रहे हैं। ऐसे लंबा चलता रहेगा ये डीएनए। अब इस डीएनए में आप देखेंगे तो मैं बहुत टेक्निकल कहूँगा नहीं इसमें, आप यहाँ पे देखेंगे पीला 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 पीला, उसके बाद नीला नीला नीला, इस तरीके से आ रहा है। और पीले के साथ हमेशा ये लाल जुड़ा हुआ होता है और ये नीले के साथ हरा जुड़ा हुआ आप लोग शायद देख रहे होंगे, इसमें दिखाई दे रहा है। तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो जब तक ऐसे रहेगा एक कोई जीव बनेगा, हो सकता है वो मनुष्य हो सकता है बिल्ली हो सकता है कोई वायरस हो सकता है बैक्टीरियम हो कोई, या कोई भी जानवर हो सकता है, कोई भी पौधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर मेन ये है कि वही जीव अगर रहना हो तो ये सीक्वेंस मेंटेन रहे, उसके शरीर के हर कोशिका में, एवरी सेल
of that body should contain this material in which these steps are arranged exactly like this. ये जब होता है तो वो जीव रहता है। अब रिप्रोडक्शन के दौरान या किसी मतलब हादसा, मान लीजिए मैंने गुटखा खा रखी है या फिर दारू पिया, कुछ भी किया, एक्सीडेंट हुआ, किसी भी वजह से कहीं एक मेरा ये चेंज हो सकता है, ये डिसअपियर हो सकता है, एक गया या फिर ये निकल के ये यहाँ पे आके बैठ गया, ये किसी भी वजह से ये हो सकता है। और जब रिप्रोडक्शन होता है, ये अगर पास ऑन होके नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है तो ये होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में हल्का एक चेंज हमको देखने को मिलेगा। इस चेंज को म्यूटेशन कहते हैं और ये म्यूटेशन बड़े जानवरों में बहुत स्लोली होता है, यानी कि 20, 25, 30 पीढ़ियों में एक बार अगर हल्का कुछ हो गया तो हो गया। जितना छोटा जानवर उतना जल्दी ये होता है। तो इसकी दो वजह हैं। छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया हो, उसमें ये इसका डिवीजन, सेल डिवीजन बहुत जल्दी होता है, और दूसरा उनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट होता है। इन दोनों के वजह से म्यूटेशंस छोटे जीवों में बहुत जल्दी होता है। तो ये म्यूटेशन की वजह से ये SARS-CoV-2 वायरस भी चेंज होता रहता है और बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। हो सकता है 1 हफ्ते में चेंज हो जाए, हो सकता है 1 महीने में चेंज हो जाए, हो सकता है यहाँ से वहाँ में चेंज हो जाए। दिल्ली में जो हम लोग पाते हैं वायरस और गुजरात में जो पाते हैं, हो सकता है वो 2 अलग अलग स्ट्रेन्स हो, म्यूटेटेड हो, इनमें और उनमें कोई रिलेशन ही ना हो। चाइना में जो है और अमेरिका में है वो 2 बिल्कुल अलग अलग हो। तो इस तरीके से म्यूटेट होके वो अलग अलग जीव बन जाते हैं। तो ये हुआ म्यूटेशन। तो सर आपने म्यूटेशन की बात की, तो ये SARS-CoV-2 में जो म्यूटेशन हुआ है उससे कितने स्ट्रेन अब तक बन चुके हैं, कितने स्ट्रेन वैज्ञानिकों ने अभी तक रिपोर्ट किया है, और ये सब समान रूप से घातक हैं या इनकी घातकता जो पैथोजेनिसिटी है वो अलग अलग है? आपने कहा स्ट्रेन, ये स्ट्रेन भी एक नया शब्द है जब हम इस वायरस के संदर्भ में उपयोग करते हैं। स्ट्रेन, जैसे मैंने म्यूटेशन के बारे में कहा, अलग अलग हो जाते हैं जीव बिल्कुल। जो दिल्ली में पाए जाएंगे वो बीजिंग में नहीं पाए जाएंगे। तो इनको 2 अलग अलग स्ट्रेन्स हम कहते हैं। 2 strains of SARS तो ये 2 अलग स्ट्रेन्स पहले पाए गए। उसके बाद एक तीसरा और एक चौथा पाया गया। अब मैं 2 दिन पहले ही एक पेपर पढ़ रहा था जिसमें कहते हैं 7 स्ट्रेन्स पाए गए। तो थियोरेटिकली ही हम इन चीज़ों के बारे में भी कह सकते हैं। जैसे मैं किसी से पूछूं कि कितने तरह के मेढक हैं, फ्रॉग्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स आर देयर, कोई बड़े मतलब डेफिनेटली ये नहीं कह सकता है कि 172 टाइप के फ्रॉग्स। स्ट्रेन्स ऑफ दिस न्यू वायरस ऑल्सो अगर आप पूछेंगे तो बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं। हो सकता है 10, 12, 15, 20 स्ट्रेन्स हों, और हाँ, इनकी पैथोजेनिसिटी अलग अलग हो सकती है। अब पैथोजेनिसिटी क्या है इसके बारे में बोलो। और पैथोजेनिसिटी का मतलब है, पैथोस एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब है बीमारी, डिजीज, और जेन हुआ पैदा करना, यानी कि बीमारी पैदा करने की क्षमता जो उस वायरस में है। आपका सवाल ये था कि क्या म्यूटेशन के वजह से स्ट्रेन्स अलग अलग बनते हैं, और अगर मेरा जवाब था हाँ,
और स्ट्रेन्स अलग अलग बनते हैं तो क्या उनकी पैथोजेनिसिटी यानी कि बीमारी पैदा करने की क्षमता भी अलग अलग होती है? हाँ होती है। अब एक बात मैं कह दूं, आपने पहले पूछा था कि क्या हम लैब में वायरस बना सकते हैं, तो मैंने कहा था हाँ हम लैब में वायरस बना सकते हैं थियोरेटिकली, लेकिन लैब में जो वायरस हम लोग बनाते हैं हो सकता है वो वायरस वायबल ना हो, उससे कुछ काम ना हो। वायरस का वैसे क्या काम है? बीमारी पैदा करना ज्यादातर, तो हो सकता है वो वायरस वायबल ना हो, जो काम उसे करना है वो काम वो ना करे, लैब मेड वायरसेस। इसका कारण है a virus which evolves in nature has got a functional part। मान लीजिए, मैं बहुत डिटेल में ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ पे फंक्शनल पार्ट है और बाकी कुछ पार्ट्स हैं। ये मान लीजिए एक वायरस है, ये एक वायरस है जो नेचर में पाया जाता है। अब ये एफ वाला जो हिस्सा है ये है जो बीमारी पैदा करती है। अब ये एफ मान लीजिए बदल गया, जब म्यूटेशन होता है अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, तो ये एफ बदल के ये हो सकता है ऐसे, या फिर यहां हो सकता है ऐसे। अब ये म्यूटेशंस हो सकता है मीनिंगफुल ना हो, इनका कोई मतलब ही ना हो, या फिर ये हो सकता है कि बहुत ही ये घातक हो कि छूते ही मरे। तो डिपेंडिंग ऑन द म्यूटेशन, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन, पैथोजेनिसिटी चेंजेस and it may or it may not increase. In general, it is seen that it does not increase, it decreases. But in some cases, definitely it increases. Like in most of the cases, it decreases. सर आपने पैथोजेनिसिटी के बारे में बताया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि यह वायरस इतना सफल क्यों रहा है हमें इन्फेक्ट करने के लिए? क्या इसके संचरण का तरीका अलग है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो अन्य वायरस से अलग है, या ये इतना घातक क्यों सिद्ध हो रहा है? आप SARS-CoV-2 के बारे में पूछ रहे हैं? जी सर, कोविड-19 जो वायरस है। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि दिस वायरस, the structure of the genetic makeup of this virus is such that it is ready made to infect the human body, the human respiratory system। यानी कि नॉर्मली, जैसे मैंने बहुत पहले कहा था, चमगादड़ से एक वायरस अगर इंसान के अंदर आ जाता है तो उसको भी इवॉल्व होना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ से मान लीजिए कहीं नॉर्थ पोल तक चले गए बाई प्लेन, तो वहाँ पे भी हमें कुछ थोड़ी तैयारियां करनी पड़ती है वहाँ पे बसने के लिए, घर वर बना के वहाँ पे सेटल अगर होना हो तो टाइम लगता है। तो नॉर्मली जूनोटिक डिजीजेस में ये होता है, लेकिन इस वायरस के बारे में ये कहा जाता है कि दिस इवॉल्व्ड इन अ वे सो एज टू फंक्शन विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये भी एक वजह है कि लोग ये कह रहे हैं कि क्या मतलब ये लैब में बनाया गया है, ये शक इस वजह से भी पैदा हो रहा है लोगों के मन में। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक एक्सीडेंट, जेनेटिक एक्सीडेंट है जो कभी कभी हो जाता है कि ये वायरस ऐसे इवॉल्व हुआ कि अंदर जाते ही अपना काम शुरू कर दिया। इट वॉज परफेक्टली सूटेड टू अटैच इटसेल्फ to the cells of our respiratory system and stop them from functioning। इसलिए ये बहुत घातक सा। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो जो दूसरे वायरस है वैसे, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वैसे ही है जैसे दूसरे कोरोना वायरसेस के हैं, यानी कि
इट एग्जिस्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से एयर निकलता है, तो जो एक्सेल एयर है ये बहुत दूर तक ऐसे कहीं नहीं जाता, ऐसा नहीं कि 1-1.5 किलोमीटर तक नहीं जा भी सकता है, हवा के साथ चलते हुए ये भी हो सकता है, लेकिन वायरस के वेट की वजह से वो नीचे भी गिर जाता है। तो नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं उसके वायरसेस एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से SARS-CoV-2 भी ट्रांसमिट होता है। इसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है कि ये ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करे या लोगों को बीमार करे। इसका जो जेनेटिक मेकअप है वही ऐसा था कि वो इमीडिएटली लोगों में सेटल हो जाए और उनको इन्फेक्ट करे। काफ़ी समय हो गया है, बहुत बातचीत भी हुई हम लोगों के बीच में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे, कोई शक हो मन में, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं अभी मेरे से, और अन्य जो आपके सवाल हैं इसको लेके हम लोग कल फिर बैठते हैं। हाँ सर, आपने काफ़ी विस्तार से बताया और अभी तो बहुत से प्रश्न हैं मेरे मन में, और आज का जो एक्सप्लेनेशन था उसमें कुछ आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस आप चाहते हैं। एक सर सुनने में ये आ रहा था कि एक DNA और RNA वायरसेस जो है उनका जो रेट ऑफ म्यूटेशन है वो भी अलग अलग है, कि जो RNA वायरस है वो जल्दी म्यूटेट होते हैं और DNA वायरस में म्यूटेशन थोड़ा कम होता है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ऐसा क्यों होता है कि RNA वायरसेस म्यूटेट सो रैपिडली? ये बड़े सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। RNA is a much more unstable structure than a DNA. अब ये DNA है, अब इसका आधा हिस्सा ये बीच में से अगर काट दूं मैं इसको, तो ये DNA हो गया। तो आप समझ ही सकते हैं कि RNA का स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल है, जबकि DNA का स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल है। तो आई विश आई कुड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग दिस मॉडल, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इसको मैं बीच से ऐसे काट दूं, तो बहुत तरीके हैं जिनसे ये जुड़ सकता है। ये अपने आप में मुड़ के इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल जॉइन इट्स ओन सेल्फ। बहुत तरीके हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर, इट कैन चेंज वेरी वेरी फास्ट। DNA is a much more stable structure, so it cannot change very fast. जैसे आप टेंट तंबू देखे होंगे, उसको हम तुरंत ही उठा के बांध के हम ले जा सकते हैं कहीं भी, जबकि एक मकान हम लोग बंगला बना दिए हैं कहीं, तो उसको तोड़ करके ये पूरा ईंट वींट लेके लपेट के थैले में भर के कहीं ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो DNA is a much more stable structure, much more stable chemical structure than an RNA. So an RNA can mutate or change much faster and much easier than a DNA. DNA वायरस ज़्यादा स्टेबल है वो, और RNA वायरस जो है वो म्यूटेट होते हैं। हाँ, हम वैसे वायरसेस आर अनस्टेबल, लेकिन उनमें से भी देखें तो DNA वायरसेस आर slightly more stable than RNA viruses. तो RNA viruses और quickly mutate होते हैं। और कोई आपके मन में सवाल हो जो आज के, और एक इम्यूनिटी की भी सर बात आ रही थी कि कुछ वायरस के ऊपर जो है एक लेयर होती है, कुछ नेकेड होते हैं, तो इसका भी कुछ पैथोजेनिसिटी में रोल है? हाँ, नॉर्मली एक वायरस जो भी हो, इट इज अ वायबल बायोलॉजिकल बायोकेमिकल स्ट्रक्चर। अंग्रेजी में वायबल बायोकेमिकल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। तो एक वायबल बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि हम भी वायबल बायोकेमिकल स्ट्रक्चर हैं, हम ये चाहेंगे कि हमारे में एक स्टेबिलिटी रहे, हमारा एक प्रोटेक्शन रहे, हम बिखर न जाएं। तो ये प्रयास हमेशा रहता है
whether it is a virus or a bacteria or a single-celled creature or a multi-celled creature or a very evolved creature like the human being, जो भी हो, हम ये हमेशा चाहते हैं कि हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड हो। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे भी वायरसेस भी जो अपने आसपास मटेरियल्स होते हैं उनको यूज करके एक एनवेलप बना लेते हैं जिनके अंदर वो रह सकते हैं सेफली, ताकि उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो। दिस इज अ बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इन एनी creature. It need not be only a creature with a brain, with a nervous system. Even plants which don't have a central nervous system, they also have a survival instinct. तो हर creature, however simple it may be, any biochemical structure, viable biochemical structure has got a survival instinct. तो एक envelope ज़्यादातर सारे वायरसेस अपने अराउंड डेवलप कर लेते हैं। और ये SARS-CoV-2 के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो उसका एक लिपिड एनवेलप होता है। लिपिड इज अ फैटी मटेरियल, एक तरह का चर्बी, फैट, उससे वो एनवेलप्ड होता है। जब मैं चर्बी या फैट कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा मतलब ऐसे आवरण के अंदर वो वायरस रहता है। बहुत थिन फिल्म, सिंगल मॉलिक्यूल थिकनेस का एक ये रहता है, बस उतना ही पतला, तो उससे वो कवर्ड रहता है, इससे वो प्रोटेक्टेड रहता है। नहीं तो वैसे ही कोई हवा भी आए, कुछ भी आए, पानी पड़े, बिखर जाएगा पूरा। अगर ये नहीं होना है तो उसको कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए, और वो एक आवरण अपने आप में बना लेता है यूजिंग लिपिड्स दैट इज अवेलेबल अराउंड इट। तो इसी वजह से कहते हैं कि हाथ को साबुन से अच्छी तरह से अगर हम धोएं तो साबुन की ये प्रॉपर्टी है कि ये लिपिड मेम्ब्रेन या लिपिड कवरिंग जो होता है वायरस का, उसको तोड़ दें। लाइसिस कहते हैं इस क्रिया को। लाइसिस से उसका एनवेलप टूट जाता है और उसके बाद वायरस नंगा हो जाता है। इट इज नेकेड टू द होल वर्ल्ड। उसके बाद आप उसको मैकेनिकली भी तोड़ सकते हैं, उसको केमिकली भी तोड़ सकते हैं, या यू कैन फ्लश इट डाउन द ड्रेन, आप जो मर्जी कर सकते हैं, बट यू कैन डिस्ट्रॉय द वायरस वेरी इजीली इफ इट डज नॉट हैव a covering. So it acquires a lipid covering, and we can destroy that lipid covering by washing the surfaces or our hands with soap.